मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं, जो कि 11 मार्च को जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। कोड है 825 IY। मेरे प्यारों से इस पेपर के कोड को जरूर से जरूर तैयार कर लेना। 100% गारंटी है ये 2025 का वायरल पेपर, और ये पेपर आप लोगों को जरूर से जरूर 11 मार्च को देखने को मिलेगा। और पूर्णांक है 70 नंबर। आज ही मैं आप लोगों को 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करा दूंगा। समाज विज्ञान के एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं, सारे प्रश्न बताने वाला हूँ। यह पेपर 70 नंबर का, और इसको हल करने के लिए आपके पास जो समय दिए जाएंगे वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। गारंटी है मेरा कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और समाज विज्ञान के सारे प्रश्न तैयार कर लेते हो इसमें से, तो 2.5 घंटे के अंदर पूरे के पूरे इस पेपर को सॉल्व करके चले आओगे। यहाँ पे नीचे देखिए निर्देश दिया गया है। मैं कोड फिर से बता देता हूँ, 825 IY। अपने दिमाग में फिट कर लेना, पूरा का पूरा पेपर याद कर लेना। निर्देश में है, पहला निर्देश यहाँ पे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आपको पढ़ना है और 3 घंटे में इस पेपर को आपको सॉल्व करने हैं। वही दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तीसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ और ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना है, एक तो खंड अ में और दूसरा खंड ब में बना हुआ है। इसके बाद चौथा निर्देश है, खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। खंड अ में 20 अंक के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर कहाँ पे देना, आपको OMR शीट पे देना होगा। इसके बाद पांचवा निर्देश है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब है कि एक बार OMR शीट पर जो आपने उत्तर रंग दिया, मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन रंग दिया, उसको रंग दिया, न तो दोबारा उसे काटना है, न तो इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके उसे मिटाना है। इसके बाद है कि खंड ब 50 अंकों का है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक पहला तथा वर्णनात्मक दूसरा। मानचित्र संबंधित दो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 का क और 29 का ख। देखिए, खंड ब में 50 अंकों का प्रश्न रहेगा। वर्णनात्मक पहला, वर्णनात्मक दूसरा। वर्णनात्मक पहला में इतिहास और भूगोल, और वर्णनात्मक दूसरा में आपका अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र रहेंगे। और 10 नंबर का मानचित्र रहेगा। प्रश्न संख्या 29 का क 5 नंबर का इतिहास से, प्रश्न संख्या 29 का ख 5 नंबर भूगोल से। तो 10 नंबर का मानचित्र यहाँ से पूछेगा। इसके बाद है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद अगला निर्देश देखिए क्या है। कह रहा है कि दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। आपको मानचित्र मिलेगा अलग से, उसमें आपको भरना होगा और उसको भी पुस्तिका के साथ आप लोगों को जमा करना होगा। इसके बाद है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जो आंखों से कमजोर हैं, जिनको कम दिखाई देता, उनके लिए मानचित्र संबंधित कार्य अलग से उस पेपर में दिए गए हैं, जो कि करना होगा आपको। इसके बाद देखिए, पेपर स्टार्ट तो यहाँ से होता है। सबसे पहले खंड अ आया है, और खंड अ में सबसे पहले मेरे प्यारों जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, और बहुविकल्पीय प्रश्न करने से पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए। मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, उसको सही सही OMR में आप लोगों को रखना होगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है इस पेपर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। अब 4 आंदोलन है, इन चारों आंदोलनों में से कौन सा आंदोलन ऐसा है कि महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ये जो खिलाफत आंदोलन है ना, वो महात्मा गांधी जी नहीं चलाए थे। बाकी आपका असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तीनों आंदोलन जो है महात्मा गांधी चलाए थे। तो पहला प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया है। सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? और यह प्रश्न भी कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए है। तो 1789 में फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो वहां पे तो फ्रांस की क्रांति हुआ था ना 1789 में, तो फ्रांस की क्रांति हुआ। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला वाला। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या है, कह रहा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक किन चार ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा बाई फूले। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी कितने नंबर के लिए दिया है? 1 नंबर के लिए दिया है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 1789 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? मेरे प्यार बच्चों ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए दिया है। तो 1789 में जो महामंदी आया था, तो 1789 में जो महामंदी आया उसमें प्रमुख कारण क्या था मेरे प्यार बच्चों? तो उसका प्रमुख कारण यह था कि प्रमुख बैंक का धराशायी होना। प्रमुख बैंक का धराशायी हो गया, वहां पे कोई बैंक ऋण देने से लिए क्या किया? मना कर दिया था। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। पांचवा है मेरे प्यार बच्चों कि वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? और ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है। तो वर्ष 1944 में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, उसकी स्थापना पूछा है, उसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? और यह प्रश्न भी कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है जो अल्पसंख्यक है? तो वह है आप लोगों का ईसाई, ठीक है। क्या है? ईसाई। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो वह है आप लोगों का ईसाई। तो 6 का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7वां, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि ऐसा क्या कारण है? तो यहाँ इसलिए कारण है क्योंकि यहाँ शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण है। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखिए 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 7वें का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8वां को लेकर, तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? अब संघीय राज्य कौन नहीं है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए है। तो संघीय राज्य दिल्ली जो है वो संघीय राज्य नहीं है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8वें का, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया है। तो निम्नलिखित में किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आप लोगों का लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। तो 9 का बी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए है। तो इन चारों ऑप्शन में से किसका संबंध जो है लोकतंत्र से नहीं है? तो लोकतंत्र से आपका बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन जो है वह लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है धात्विक है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा है। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा खनिज धात्विक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों का लौह अयस्क, लौह अयस्क। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का डी। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आने हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यह बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी
अधिक उपयुक्त मानी जाती है? सबको मालूम है काली मिट्टी कहाँ गया भाई, पहला वाला ऑप्शन काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए है, तो वो है आप लोगों का एल्युमिनियम। किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 को लेकर। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा है। तो निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 की सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। तो सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आपका उद्यमों का स्वामित्व। क्या है? उद्यमों का स्वामित्व। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए है। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो है आप लोगों का कि सत पोषणीय, जिसे हम लोग संधारणीय विकास कहते हैं, संधारणीय विकास से एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतपोषणीय संधारणीय विकास से है। डी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 17 देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? यह प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए है। ठीक है, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो वर्ष 1986 में। कब? वर्ष 1986 में। तब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का सी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों बच्चों, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए है। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो हुआ था मेरे प्यारों बच्चों, किस सन में हुआ था? तो सन 1970 में। सी वाला ऑप्शन, सन 1970 ईस्वी में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुआ था। आगे हम बात करते हैं। 18वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जैव संसाधन पूछा है कि जैव संसाधन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन उद्योग, ये जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 20वां कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो किस देश का सबसे अधिक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका का। इसका मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका का। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20वें का सी। तो ये आपका खंड और क्या हो गया बिल्कुल कंप्लीट। 20 ऑब्जेक्टिव था, 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया, और 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम में सही होने चाहिए। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी का आंसर बताया है। आप देखेंगे इधर से आप लोगों का खंड ख, देखिए खंड ब स्टार्ट हो गया, खंड अ समाप्त हो गया। अब ये खंड ब है, और खंड ब में सबसे पहले वर्णनात्मक पहला प्रश्न आया है। तो वर्णनात्मक पहला में बोल दिया है उसने कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मतलब जो भी प्रश्न को उत्तर देंगे 80 शब्दों में आप लोगों को देना है। प्रश्न नंबर 21 स्टार्ट है, बोला है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए है? 4 नंबर के लिए है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक ऑप्शन और आपके पास दिया गया है, ये वाला कि औद्योगिकी, क्या बोला है? औद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, और किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न भी 4 नंबर के लिए है। तो देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से जो प्रश्न आपको आएगा वो प्रश्न लिख के एग्जाम में आइएगा। तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, 4 नंबर आपको तुरंत दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है, और इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि करना है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए है।
अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और आपको दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना है, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आ गया ये प्रश्न नंबर 23, देखिए क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 23 है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए है। अगर ये नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, अथवा करके एक ऑप्शन और नीचे दिया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो ये चाहिए कीजिए, चाहिए कीजिए, 4 नंबर आपके लिए फिक्स है। दोनों में से जो आपका मन, जो आपको आ रहा है, जो आपको आसान लगेगा वो एग्जाम में याद करके जाइएगा और वो करके एग्जाम में आइएगा। 4 नंबर आप लोगों के लिए पक्का है बिल्कुल। आगे देखिए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए है। 24वां प्रश्न नहीं आता है कोई बात नहीं, अथवा करके एक प्रश्न और रहती कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है। सो उदाहरण व्याख्या कीजिए, उदाहरण देकर उसको व्याख्या बताना है। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर सकते हो, या ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला। 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट होता है मेरे प्यारों बच्चों यहाँ से वर्णनात्मक दूसरा प्रश्न। और वर्णनात्मक दूसरा में 6 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। उसमें बोल दिया है कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, कम से कम 150 शब्दों में उत्तर देना है। अब प्रश्न नंबर 25वां है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए आएंगे। अगर ये वाला प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके नीचे वाला प्रश्न कर सकते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया और यह क्यों चलाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, 6 नंबर बिल्कुल आपको दे दिए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं। भारत में चुनाव जो है कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों और इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। और ये प्रश्न 6 नंबर के लिए है। यह प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके दिया है कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, 6 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या है कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए है। ये नहीं आता है कोई बात नहीं है, अथवा करके एक प्रश्न दिया है ना नीचे आपको कि अबरख की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन करना है। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न कीजिए, 6 नंबर ले जाइए। प्रश्न नंबर 27 क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 6 नंबर के लिए है। यह प्रश्न नहीं अगर आपको आता है कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके एक प्रश्न और आपको नीचे दे रखा है, क्या है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताइए एवं असंगठित क्षेत्रकों के कर्मचारियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो 28 में से दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर देंगे, 6 नंबर आपको दे दिया जाएगा। देखिए अब आएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 29। यहाँ पे है मानचित्र संबंधित प्रश्न। और मानचित्र संबंधित प्रश्न है जैसे 29 का क कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आधे आधे अंक निर्धारण है। मेरे प्यार बच्चों सही अगर नाम बता दे तो सही लोकेशन, तो आधे आधे नंबर के हिसाब से 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, देखिए क्या है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, सितंबर 1920 में हुआ था। तो सितंबर 1920 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरे प्यारे बच्चों? तो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कलकत्ता में हुआ था। ऐसी कलकत्ता को आप लोगों को मानचित्र पे दर्शा देना है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून कहाँ पे तोड़ा महात्मा गांधी ने? दांडिया में। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? दांडिया में तोड़ा। तो दांडी अपने आंसर बता दिया, बस मानचित्र पर दर्शा दोगे, आधे अंक आप दे दिए जाएंगे। और
फिर वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ मेरे पास, जो अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। बस इसी को मानचित्र पे दर्शाना है कि अमृतसर मानचित्र पे कहाँ पे है। इसके बाद चौथा है कि वह जनपद, वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी। तो चौरी चौरा की घटना कहाँ घटी? गोरखपुर में मेरे प्यारे बच्चों, गोरखपुर में। तो यहाँ पे गोरखपुर लिख देता हूँ। बस इसको लोकेशन पे आप जैसे दर्शाओगे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। गोरखपुर हो गया यहाँ से। इसके बाद है पांचवा प्रश्न कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे चलाया? चंपारण में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चंपारण। मैं आंसर बता देता हूँ भाई मानचित्र का, बस इसको मानचित्र में दर्शाना होगा कि चंपारण है कहाँ। तो पांचों का आंसर मैंने बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है यहाँ से ख। ख वाला क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु अंक आधे आधे निर्धारण है। तो सही आपको नाम बताना पड़ेगा और सही लोकेशन पे। तो पहला वाला प्रश्न है कि इस प्रदेश की राजधानी इस द्वारा नाम सहित बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे इस नहीं मेरे पास, उत्तर प्रदेश होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस द्वारा नाम से दर्शाना। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो यहाँ पे लखनऊ आपने नाम बता दिया और उसको सही बस लोकेशन पे आपको दर्शाना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अब इस चिन्ह से आपको दर्शाना होगा। दूसरा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। तो दक्षिण भारत की कोई भी एक नदी का नाम आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। जैसे आप गोदावरी दर्शा सकते हो, क्या गोदावरी नदी को इस चिन्ह से आप दर्शा दीजिएगा, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद है तीसरा प्रश्न कि भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन, जो कि जिसे हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, इस चिन्ह द्वारा नाम से बताना है। तो कोई एक बंदरगाह जैसे कोची, कोची एक बंदरगाह का नाम है, इस चिन्ह द्वारा उसको दर्शा दीजिएगा, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद है आप लोगों को चौथा कि भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। तो भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र जैसे असम है, तो असम को आप मानचित्र पर दर्शा दीजिएगा, लेकिन किस चिन्ह द्वारा? तो इस चिन्ह द्वारा। इसके बाद पांचवा कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो जैसे परमाणु ऊर्जा जैसे है काकरापार, क्या है आपका? काकरापार या कल्पक्कम। ठीक है, बस इसको दर्शा देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो मैंने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।